बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है स्पेशल पर्पस डायोड, यानी कि इस चैप्टर में हम ऐसे डायोड डिस्कस करेंगे जिनका मखसूस पर्पस है। मखसूस मकासद के लिए जो डायोड हम बनाते हैं उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो डायोड हम देखेंगे वो है ज़ीनर डायोड। अब ज़ीनर डायोड का नाम जो है ये एक्चुअली इसके जो इन्वेंटर हैं उनके नाम पे है। ये अमेरिकन साइंटिस्ट है क्लैरेंस मेलविन ज़ीनर, जिसने ये पहले ईजाद किया था, उसी के नाम से इसको ज़ीनर डायोड कहते हैं। अब ज़ीनर डायोड जो है ये ख़ास तौर पर ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब हम एक पावर सप्लाई बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि वोल्टेज जो है उसको, यानी कि जो मेन एसी सप्लाई आ रही है उसके आगे ट्रांसफार्मर लगा के उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसमें हम उसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसमें ब्रिज सर्किट या ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर सर्किट जो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं उसकी। उसके बाद फिर फ़िल्टर लगाते हैं और आखिर में जो इसका कंपोनेंट होता है सप्लाई पावर सप्लाई का, उसमें हम रेगुलेशन करते हैं। तो रेगुलेशन के लिए हम इसका रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। और रेगुलेटर में जो बेसिक कंपोनेंट होता है जिसका पाइवोटल रोल होता है वो ज़ीनर डायोड होता है। ज़ीनर डायोड जो है ये रेगुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ज़ीनर डायोड जो है इसकी स्पेशल जो प्रॉपर्टी है वो ये कि ये रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट कर सकता है। ज़ीनर डायोड आमतौर पर ये सिलिकॉन से ही बनाया जाता है, लेकिन आम यानी कि ऑर्डिनरी रेक्टिफायर जो डायोड होता है और ये ज़ीनर डायोड जो होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसकी जो डोपिंग लेवल होता है वो ऑर्डिनरी लेवल अपना डायोड से कहीं ज़्यादा होता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि इसका जो डिप्लीशन रीजन बनता है ये फॉर एग्जांपल एन टाइप है, ये पी टाइप मटेरियल है सेमीकंडक्टर। तो इसका ऑर्डिनरी अगर डायोड लिया जाए तो उसका डोपिंग लेवल कम होने की वजह से उसका डिप्लीशन रीजन जो है वो वाइडर होता है। डोपिंग लेवल तो मतलब समझते होंगे, यानी कि इसमें जो इम्प्योरिटी एडअप की जाती है उसके एटमों की जो निस्बत है अगर उसको ज़्यादा कर दिया जाए, उसकी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा कर दी जाए तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि डोपिंग लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया। तो ज़ाहिर है जब डोपिंग लेवल ज़्यादा होगा तो उसमें चार्ज कैरियर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनकी तादाद ज़्यादा होगी। आपको ये बात तो पता ही है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उसमें चार्ज कैरियर दो तरह के पाए जाते हैं। एक होते हैं थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होते हैं हीट की वजह से, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से, वो हीट की वजह से यानी कि उसमें वैलेंस शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं। तो वैलेंस शेल में एक होल बच जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये एक पेयर बन जाता है चार्ज कैरियर का। लेकिन एक और तरीके से भी हम चार्ज कैरियर जो है इसमें जनरेट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जिस तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर एग्जांपल सिलिकॉन जो है, इसमें अगर तीसरे ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐडअप करते हैं तो हर एटम के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक होल एक्सेस मिलता है। इसी तरह अगर पांचवें ग्रुप के एटम जो हैं उनको इंसर्ट करते हैं, उसकी इम्प्योरिटी ऐडअप करते हैं, उनकी यानी कि उसको इंसर्शन करते हैं, तो उसके हर एक एटम के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डोपिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन या होल मिलते हैं और दूसरा जो है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं। तो यहाँ अगर हम कंसंट्रेशन जो है इम्प्योरिटी की ज़्यादा करते जाएंगे तो डेफिनेटली पी टाइम में होल्स की तादाद जो है ज़्यादा होगी, यानी कि होल्स की डेंसिटी जो है वो यहाँ ज़्यादा होगी। ऑर्डिनरी जो लेवल होता है हमारा डोपिंग का उससे ज़्यादा जब डोपिंग लेवल करते हैं, यानी कि ज़्यादा एटम जो है वो इंसर्ट करते हैं तो इम्प्योरिटी के, तो ज़ाहिर है होल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है आम हालात से, यानी कि नॉर्मल डायोड से। और इसी तरह एन टाइप मटेरियल में भी हम
पांचवें ग्रुप की एडिशन करते हैं इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, सिलिकॉन के अंदर, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि यहाँ होल्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है ऑर्डिनरी लेवल से, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है ऑर्डिनरी लेवल से। और एक और बात यह है कि इनका जो डोपिंग लेवल है उसके ऊपर एक्चुअली इसकी वर्किंग जो है वो डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम ज़ीनर चेक करें तो ज़ीनर डायोड जो है वो मुख्तलिफ वोल्टेज रेंज में हमें मिलता है, यानी कि 3 वोल्ट से लेकर या 2 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक जो है ज़ीनर डायोड जो है वो ऑपरेट करते हैं। याद रखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ अब भी कि इसमें ये रिवर्स बाइसिंग में काम करते हैं ज़ीनर डायोड हैं, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका वर्किंग नहीं होती। फॉरवर्ड बाइसिंग में इसकी वर्किंग बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह ऑर्डिनरी रेक्टिफायर डायोड की होती है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में इसकी जो वर्किंग होती है वो उससे डिफरेंट होती है। ऑर्डिनरी डायोड जो होता है जब ब्रेक डाउन रीजन में जाता है तो ऑलमोस्ट वो डैमेज हो जाता है, लेकिन ये हमारा जो ज़ीनर डायोड होता है ये डैमेज नहीं होता अप टू सम एक्सटेंट, यानी कि एक ख़ास हद तक हम इसमें से करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये डायोड भी बर्न आउट हो जाता है। ये आगे तफसील से डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ जो बात कह रहा हूँ वो ये कि अगर ऑर्डिनरी हमारे पास ये रेक्टिफायर डायोड है तो उसमें इम्प्योरिटी का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली कम होता है, जिसके नतीजे के तौर पर ये डिप्लीशन रीजन जो है इसकी विड्थ जो है वह ज़्यादा होती है। तो ये आपको पता ही है कि एन टाइप में यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लेयर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है आयंस की और यहाँ नेगेटिव होती है। तो ये डिप्लीशन रीजन होता है ऑर्डिनरी जो हमारा डायोड होता है। लेकिन ये ऑर्डिनरी या रेक्टिफायर डायोड कह लें, रेक्टिफायर डायोड, उसके मुकाबले में ज़ीनर डायोड जो होता है उसकी चूँकि इम्प्योरिटी का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली क्या होता है कि इसका डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो कम होती है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी चार्ज कैरियर की, तो थोड़े रीजन के चार्ज कैरियर जो हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है यहाँ जनरेट कर देते हैं। ये आपको पता ही होगा डिप्लीशन रीजन जो है किस तरह बनता है, तो ये दोबारा वो आर्टिकल जो है देख सकते हैं आप। तो बहरहाल ये एन टाइप इधर आ गया, ये पी टाइप आ गया, तो ये डिप्लीशन रीजन जो है इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है। क्यों? डोपिंग लेवल जो है वो ज़्यादा है पी टाइप का भी और एन टाइप का। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि इसमें कंसंट्रेशन या डेंसिटी जो है हमारी चार्ज कैरियर की, यानी कि इसमें होल्स की, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है। तो थोड़े रीजन के जो चार्ज का अपना पार्टिकल हैं या चार्ज कैरियर हैं वो यहाँ डिप्लीशन रीजन का इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो काम करने में कामयाब हो जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है कि इसका जो रीजन है ये कंपैरेटिवली स्मॉलर हो जाता है। तो ये देखें, ये हमारे पास उसी तरह पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन जो हैं वो बन जाते हैं। अब अगली बात इसमें ये देखें कि यहाँ जो फील्ड जनरेट होता है, ज़ाहिर है डिप्लीशन रीजन का जो फील्ड बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन ये होगी और यहाँ भी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये होगी। अब इसका पोटेंशियल का डिफरेंस और यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस जो वो सेम होगा, यानी कि यहाँ इसकी जो बैरियर की हाइट है वो 0.7 वोल्ट के बराबर होगी और यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस, और बैरियर की हाइट जो है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यहाँ भी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही होगी क्योंकि सिलिकॉन ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों में। अब यहाँ देखें ये पोटेंशियल का डिफरेंस जो जनरेट हुआ है इस साइड पे भी इस साइड पे भी, ये है 0.7 वोल्ट का, यानी कि डेल्टा वी समझ लें कि 0.7 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। वजह क्या है? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब यहाँ डेल्टा आर की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ डेल्टा आर की वैल्यू कम है। इसका मतलब यह है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है, डेल्टा वी की वैल्यू सेम है, लेकिन इसमें डेल्टा आर की वैल्यू कम होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है इन केस ऑफ ज़ीनर डायोड। अब इसमें ये देखें, जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली इसको बहुत थोड़ा सा
रिवर्स डायरेक्शन में बहुत थोड़ा सा पोटेंशियल का डिफरेंस देंगे तो ये यानी कि इसमें कंडक्शन शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है आपस में रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट डिवेल्प होगा। और रिवर्स डायरेक्शन में ये देखिए, इसका अगर हम देखें ऑर्डिनरी डायोड और ये ज़ीनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें बेसिकली ज़ीनर डायोड भी उसी तरह ही काम करता है जिस तरह के ऑर्डिनरी डायोड काम करता है, लेकिन ऑर्डिनरी डायोड और ज़ीनर डायोड में रिवर्स डायरेक्शन में फ़र्क पड़ता है। यानी कि ये जो हमारा ऑर्डिनरी डायोड है ये ब्रेक डाउन रीजन में जैसे ही जाएगा तो ये बर्नआउट हो जाएगा, लेकिन उसके मुकाबले में ज़ीनर डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस में तो उसी तरह काम करेगा जिस तरह ऑर्डिनरी डायोड काम करता है। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में भी इसमें ये देखें कि इसका करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगी ऑलमोस्ट, लेकिन करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज होता जाता है। ये जो करंट है जिस पे ये इसका जो ग्राफ है उसमें कर्व जनरेट होना शुरू होता है यहाँ, तो ये करंट जो है ये नी करंट कहलाता है, IZ के नी करंट। और इसमें भी मैंने इस तरह पहले जिक्र किया था कि एक ख़ास हद तक ही आप करंट जो है फ़्लो करवा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करंट आप फ़्लो करवाएंगे तो इसमें हीट की प्रोडक्शन की वजह से ज़ीनर डायोड जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये ज़ीनर डायोड के मुख्तलिफ यानी कि ये पावर होती हैं इनकी, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट जिसका आपको पता ही है कि तो मैक्सिमम इसका जो करंट होगा ये IZ मैक्स इसको कह सकते हैं। और ये बात आमतौर पर जब आप स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो ज़ीनर डायोड की जो स्पेसिफिकेशन में जो करंट दिया जाता है वो इन दोनों का एवरेज होता है, IZ, इसको IZ टेस्ट कहते हैं। यानी कि इन एवरेज जो करंट है ये मिनिमम करंट हो गया, ये मैक्सिमम करंट हो गया। यानी कि जब वोल्टेज जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और करंट जो है वो इंक्रीज होता है रिवर्स डायरेक्शन में। यानी कि ये ब्रेक डाउन रीजन के अंदर ये देखें ये वर्क कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डायोड है ब्रेक डाउन रीजन में काम नहीं कर सकता, ये ब्रेक डाउन रीजन में भी अप टू सम एक्सटेंट काम कर सकता है। अब रही बात ये कि इसमें ये जो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो होता है तो उसकी वजह से यानी कि ये ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है, तो यानी कि उसकी रीज़न क्या है। ये देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ये हमारा जो ज़ीनर डायोड है इसकी डोपिंग लेवल ज़्यादा होने की वजह से इसका डिप्लेशन रीजन जो है वो यानी कि अपना क्लोज हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। तो जब इसको रिवर्स बायस करते हैं हम तो रिजल्ट क्या निकलता है कि लो वोल्टेज के ऊपर इसमें करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास अगर ये जो ज़ीनर डायोड है हम कहते हैं कि 3 वोल्ट का है या 5 वोल्ट का है, तो ये 5 वोल्ट के ऊपर ये देखें ये आलमोस्ट इसकी वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखें अगर इससे कम वोल्टेज करते जाएंगे, वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये देखें इसमें करंट जो है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, लेकिन वोल्टेज जो है वो कम होती जाती है। इधर जो है वोल्टेज जो है कि ख़ास वोल्टेज के ऊपर जब इसको हम बायस करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं, तो ये देखिए करंट इंक्रीज़ होता जाता है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज क्यों रहती है एक पर्टिकुलर वो अपना उसके लिए, ये तो यहाँ देखें कि 2 प्रोसेस है जो है इनके, इसकी जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसमें हम 2 किस्म की ब्रेक डाउन जो है उसको डिस्कस करते हैं। एक को हम नाम देते हैं ज़ीनर ब्रेक डाउन, और दूसरे को कहते हैं एवोलांच ब्रेकडाउन। ये देखिए लो वोल्टेज के ऊपर जो ब्रेकडाउन होती है
उसको हम जीनर ब्रेक डाउन कहते हैं। क्यों बोला कि इसके स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रिवर्स डायरेक्शन में, ये देखिए आपको मैं याद दहानी के लिए दोबारा बता देता हूँ कि ये इसको रिवर्स डायरेक्शन में यानी रिवर्स बायस जब करते हैं तो उसमें हम इसकी कनेक्शन जो है कुछ यूँ करते हैं कि एन टाइप को पॉजिटिव से टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो अब इसकी वोल्टेज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो एक लो वोल्टेज के ऊपर इसमें करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है रिवर्स डायरेक्शन में। तो वेरी लो वोल्टेज में इसमें करंट क्यों फ्लो होना शुरू हो जाता है, वो एक्चुअली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनता है ऑर्डिनरी डायोड के लिहाज से, और ये फील्ड जो है उसको असिस्ट करता है। ये देखिए ये जो पोटेंशियल है ये बैटरी का टर्मिनल जो है हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब ये है कि ये जो हम बाइसिंग वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और जो फील्ड ये जो डिप्लेशन रीजन की वजह से बन रहा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो जब इसकी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा होगी तो एक्सटर्नल लो वोल्टेज के ऊपर भी इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। यहाँ जो होल्स हैं वो इधर जाना शुरू हो जाते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये नैरो है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो तादाद में चार्ज कैरियर्स हैं ये डिप्लीशन रीजन के अंदर से पास होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो इस किस्म की अपना ब्रेक डाउन होती है इसको हम नाम देते हैं जीनर ब्रेक डाउन, यानी कि वो ब्रेक डाउन जो लो वोल्टेज के ऊपर होती है। लेकिन अगर हम इसकी वोल्टेज जो है हाई करते हैं तब इसकी ब्रेक डाउन होती है। तो ये ब्रेक डाउन जो है ये जिस तरह ऑर्डिनरी हमारा डायोड होता है उसमें भी एवालांच ब्रेक डाउन होती है, तो जीनर डायोड में भी जीनर ब्रेक डाउन के साथ साथ एवालांच ब्रेक डाउन जो है वो भी शुरू हो जाती है। यानी कि डेफिनेटली क्या होता है कि जब हम रिवर्स डायरेक्शन में इसको बायस करते हैं यानी कि रिवर्स बायसिंग करते हैं तो यहाँ से बल्कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन हैं इस डिप्लीशन रीजन के अंदर से जब पास होते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारे डिप्लीशन रीजन के अंदर पड़े होते हैं एटम जो कि यानी कि आयन की शक्ल में होते हैं, तो उनके आउटर शेल के अंदर से जब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हिट करते हैं तो उनकी एनर्जी जो है सफिशेंट लार्ज होती है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बहुत लार्ज होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे डिप्लीशन रीजन के अंदर से तो वो हिट करते हैं, जब उनकी एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, अपने साथ या निकाल के ले जाते हैं, तो डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर जो हैं वो जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब ये देखिए कि यहाँ ये जो रीजन बनता है ये जो हमारा जीनर डायोड का है इसमें भी दोनों एट द सेम टाइम जो है दोनों प्रोसेस भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एवालांच जो प्रोसेस होता है वो तो हाई वोल्टेज के ऊपर ही होगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है इतनी ज़्यादा एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हिट करके नॉकआउट कर देते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ चार्ज कैरियर जो है वो जनरेट होते हैं, यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया और पीछे वैलेंस शेल के अंदर आपको एक होल मिल गया। और ये ज़ाहिर है उस वक्त होगा जब एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की वो वेरी हाई होगी। तो अगर सिर्फ हाई एनर्जी के ऊपर ही इसमें रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो होता है, यानी कि मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो ये एवालांच ब्रेक डाउन होगी। तो याद रखें ऑर्डिनरी डायोड में सिर्फ एवालांच ब्रेक डाउन ही पॉसिबल है, जबकि जीनर डायोड में जीनर ब्रेक डाउन भी पॉसिबल है, एवालांच ब्रेक डाउन भी पॉसिबल है, और दोनों एट द सेम टाइम जो है वो पॉसिबल हैं। यानी कि जब हम लो वोल्टेज के ऊपर जीनर डायोड जो ऑपरेट करते हैं तो वो डेफिनेटली उसमें वोल्टेज के ऊपर जब ब्रेक डाउन होती है तो ये जीनर ब्रेक डाउन होती है, हाई वोल्टेज के ऊपर जो ब्रेक डाउन होती है एवालांच ब्रेक डाउन होती है। और ये नहीं कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन हम कर सकते कि जीनर डायोड में एवालांच नहीं होगी, या अपना इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अपना ब्रेक डाउन होती दूसरी नहीं हो सकती, ये दोनों एट द सेम टाइम पॉसिबल होती हैं। तो ये डेफिनेटली ये जो एक्चुअली इसका जो वोल्टेज लेवल होता है, जिस वोल्टेज के ऊपर हमने इसको ब्रेक डाउन करवाना
है जीनर डायोड को, वो डिपेंड करता है इसके डोपिंग लेवल के ऊपर। ये देखें, अगर डोपिंग लेवल जो हम कम करते जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ जो इंक्रीज होती जाएगी, और जब विड्थ इंक्रीज होती जाएगी तो फिर डोमिनेट जो फैक्टर करेगा ब्रेकडाउन में वो एवालांच करेगा। लेकिन अगर हम इसका डोपिंग लेवल जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं तो ये लो वोल्टेज के ऊपर भी इसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी। तो ये लो वोल्टेज के, ये 5 पे, 3 पे, 6 पे, 6 वोल्टेज के वोल्ट के ऊपर अगर इस रिवर्स डायरेक्शन में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये जीनर ब्रेकडाउन होगी, ये एवालांच ब्रेकडाउन नहीं होगी। अब रही बात ये कि इसमें ये ग्राफ को ज़रा दोबारा चेक करते हैं कि ये देखें, जब वोल्टेज कम होती है तो करंट की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। वोल्टेज कम होती है तो करंट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि ये देखें, रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ ये जो ग्राफ है ये ज़ीरो करंट शो कर रहा है, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में ये देखें जैसे ही हमने वोल्टेज इंक्रीज़ किया तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो ज़ाहिर आपको पता ही है कि करंट जो फ्लो होता है वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। तो नतीजा ये निकलता है कि ये जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनके लिए डिप्रेशन रीजन जो है किसी किस्म की अपना क्या कहते हैं कि रुकावट जो है वो पैदा नहीं करता। तो ये देखें, क्योंकि ये हमारा जो हम अपना डिप्लेशन रीजन है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है और हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इधर से होल या इधर से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस जो है वो पास आउट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जाहिर है जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जाहिर है ये जो इलेक्ट्रॉन होल, ये जो हमारा करंट है रिवर्स डायरेक्शन में मिनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जब चार्ज कैरियर की तादाद कम होगी तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं या होल जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली ये माइन्यूट करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सडनली जो इंक्रीज़ होती है ये वोल्टेज अपना करंट में, एक्चुअली वो इसकी ब्रेकडाउन की वजह से होती है, जीनर ब्रेकडाउन की वजह से हो या वेरी हाई वोल्टेज में एवालांच ब्रेकडाउन की वजह से हो। तो नतीजा ये निकलता है कि चार्ज कैरियर की तादाद सडनली इंक्रीज़ हो जाती है। तो चार्ज कैरियर की तादाद इंक्रीज़ हो जाती है, रिजल्ट ये निकलता है कि अब वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ वोल्टेज इंक्रीज़ होती जाती है, यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ करंट कांस्टेंट है ऑलमोस्ट और यहाँ वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो ये जो वेरिएशन थोड़ी सी आती है ये एक्चुअली प्रैक्टिकली जो हमारा डायोड होता है उसमें आती है। आइडियली तो हम यही कहते हैं कि ये 5 वोल्ट के ऊपर ही इसका जो करंट है वो यानी कि इंक्रीज़ होता जाता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये अगर मैं छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल दे दूं तो मेरा ख्याल है बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। ये आपके पास एक पाइप है, इस पाइप के अंदर जो है यहाँ एक हमने रुकावट रखी हुई है और इस रुकावट की हाइट है कुछ। अब इधर से हल्का हल्का पानी जो है इसमें आना शुरू हो जाता है। अब इधर से पानी आना शुरू हो जाता है तो देखें पानी का लेवल जो है इंक्रीज़ होता जाता है, लेकिन जैसे ही पानी इस लेवल पे जाएगा अब इसकी फ़्लो होना शुरू हो जाती है, यानी कि पानी रुका नहीं है, अब इसकी फ़्लो होना शुरू हो गई है, लेकिन इसका अब लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा। यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो वोल्टेज कम वोल्टेज पे क्या होगी, वोल्टेज इंक्रीज़ होती जाती है लेकिन करंट ज़ीरो के बराबर, मीन फ़्लो ज़ीरो के बराबर है। लेकिन जब इस लेवल पे पहुँचा है तो अब देखिए फ़्लो शुरू हो गई है, यानी कि वाटर करंट जो जनरेट हो गया है, अब इसकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी। बिल्कुल यही बात यहाँ पे है कि अगर जब लो वोल्टेज के ऊपर रखते हैं तो ये देखिए वोल्टेज इंक्रीज़ होती जाती है, करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ भी करंट कह लें ज़ीरो के बराबर है ऑलमोस्ट, तो यहाँ भी करंट देखें ज़ीरो के बराबर है, पानी फ्लो नहीं हो सकता। और जब इसकी लेवल जो है यहाँ तक पहुँच जाता है तो क्या होगा, अब इसकी वोल्टेज यानी कि इसका पानी का लेवल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पानी जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि इसका लेवल जो है यानी कि इन दोनों के दरमियान कह लें, इस एंड के और इस एंड के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो है यानी कि वाटर की हाइट जो है वो उसका डिफरेंस उस वक्त तक रहेगा जब तक कि ये पानी जो है इसका लेवल यहाँ पे है।
यानी कि पीछे से पानी आ रहा है तो पानी का लेवल इंक्रीज़ होता जाता है। जब यहाँ पे पहुँचता है तो आप देखिए इसके वोल्टेज दोनों तरफ पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, यानी कि ज़ीरो तो नहीं, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता, पोटेंशियल का डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, लेकिन करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और यही बात समझ लें कि यहाँ पे अब रही बात ये कि हम ये जो ज़ीनर डायोड है इसको सिंबॉलिकली किस तरह शो करते हैं, तो इसमें भी जाहिर है एक इसका अपना कैथोड है, एक इसका एनोड है। तो इसके एनोड और कैथोड को ऑर्डिनरी जो डायोड होता है उससे इसको सिंबॉलिकली शो करने के लिए, इसके डिफरेंस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखें, ये ऑर्डिनरी हमारे पास डायोड जो होता है उसमें तो ये कैथोड जो है इसको अपना उसकी लाइन जो है स्ट्रेट रखती हैं, लेकिन यहाँ जो है ये देखें, अगर इसके ऊपर गौर करें तो ये मैंने Z लिखा है, ये तो ये ज़ीनर डायोड जो है वो इसको इस तरह शो किया जाता है। ये Z समझ लें, ये Z है, ये ज़ाहिर है ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा, यानी कि ये A है, ये K है, इस तरह इसको शो किया जाता है। अब अगर इस डायोड को, यानी कि ये जो हमारा ज़ीनर है, इसको हम सर्किट के अंदर लगाते हैं तो इसका एक्शन किस तरह का होगा, ये देखें। अगर मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं कि ये आपके पास एक वेरिएंग वोल्टेज है और यहाँ जो है एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ एक और वोल्टेज सोर्स है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स जो है वो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे हम इसकी वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इनिशियली कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। कब तक फ्लो नहीं होगा, जब तक कि इसकी वोल्टेज जो है इससे एक्सीड नहीं कर जाती। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 0 से 10 वोल्ट तक का इसका पोटेंशियल का डिफरेंस जो हम चेंज कर सकते हैं और ये 1 वोल्ट का है इसका पोटेंशियल का डिफरेंस। तो जब तक ये 1 वोल्ट से इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी उस वक्त तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और उससे ज़्यादा जब हम वोल्टेज करते जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इसमें करंट जो है, सर्किट में करंट जो है वो फ्लो होता जाएगा जैसे जैसे हम वोल्टेज जो है इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह समझ लें कि अगर हम एक ज़ीनर डायोड को यहाँ पे लगाते हैं और ज़ीनर डायोड ज़ाहिर है हम ऑर्डिनरी डायोड की तरह तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग में तो इस्तेमाल करते नहीं हैं क्योंकि इसका एक स्पेशल पर्पज़ है, तो इसलिए इसको हम रिवर्स बायसिंग में लगाएंगे। ये देखें इस तरह, ये डायोड लग गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो बिलफर्ज 5 वोल्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस 5 वोल्ट तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये देखें इस तरह, यहाँ देखें ये करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के बराबर रहती है, लेकिन आगे क्या होगा, जैसे ही इसकी वोल्टेज जो हम इंक्रीज़ करेंगे तो इसमें करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा यहाँ याद रखिए एक बात और कि ये देखें कि इसके क्रॉस 5 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ पे आउटपुट जो है हमें 5 वोल्ट ही मिलेगी, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। वजह यह है कि वो करंट जो है इसमें फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। अलबत्ते इसमें इस रेजिस्टेंस में के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। यानी कि मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ, ये देखें कि ये जो ज़ीनर है इसके अक्रॉस तो 5 वोल्ट ही रहेगा। अब करंट फ्लो होना शुरू हो गया, इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू अगर R के बराबर है तो ज़ाहिर है इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होता जाएगा, तो इसकी जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यह है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज तो चेंज होती जाएगी, लेकिन अब इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये करंट बढ़ता जाएगा, वोल्टेज इसकी अक्रॉस बढ़ती जाएगी, इसकी वोल्टेज जो है 5 वोल्ट ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इस तरह यहाँ मैंने कहा था कि ये देखिए इसका लेवल जो है 5 वोल्ट से अब इंक्रीज़ नहीं हो सकता। तो ये जो हमारा आइडियल डायोड है, ज़ीनर डायोड, उसमें हम कहते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है जिसको ज़ीनर रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ये देखें
जीनर डायोड के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल केस में वो तो होंगे यूं, इस तरह कह लें, और ये शार्प यानी कि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। ये 5 वोल्ट है बिलफर्ज, ये इसको हम कह सकते हैं VZ जीनर वोल्टेज। तो यहाँ पे ये VZ जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए कि वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है, तो V किसके बराबर होगा, यानी कि V इज इक्वल टू I इंटू R, और R किसके बराबर होगा, V ओवर I। अब यहाँ पे जाके ये देखिए V की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन करंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब यह, और हाँ इसमें जो चेंज आती है पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये R इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा I। अब डेल्टा V की वैल्यू तो 0 के बराबर हुई, क्योंकि इस पॉइंट पे जाके वोल्टेज जो है इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन करंट जो है बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनरी जो आइडियल किस्म का जो डायोड होता है उसमें हम कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस जो है जीनर डायोड की वो 0 के बराबर है। ये जीनो यानी कि इस केस के ऊपर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि इसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाती है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज जो जनरेट होती है ना इसकी, यानी कि वोल्टेज जो है उससे आगे जो है इसमें चेंज नहीं आती इसकी वोल्टेज में, यानी कि जीनर की जो वोल्टेज लेवल है, जो रेटिंग वैल्यू है उसकी, उस वोल्टेज से इसकी ज़्यादा वोल्टेज नहीं होती। लेकिन हम अगर देखें तो जो हमारा रियल डायोड है, जीनर डायोड, वो इस तरह काम करता है, ये ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखें, इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वोल्टेज चेंज हो रही है, ये डेल्टा V है और ये डेल्टा I होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी इम्पिडेंस अगर निकालें तो ये Z निकालें तो ये आ जाएगा डेल्टा V ओवर डेल्टा I, डेल्टा V ओवर डेल्टा I। तो ये 0 के बराबर नहीं होता। ये देखें डेल्टा V ओवर डेल्टा I, Z की कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि डेल्टा V 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें कि जीनर डायोड जो है उसका बिहेवियर जो है सर्किट के अंदर क्या होता है, तो हम कुछ यूँ कह सकते हैं कि ये इसका जो इक्विवेलेंट इफ़ेक्ट है सर्किट के अंदर वो ये होता है कि ये हमारे पास वोल्टेज आ गई, ये जीनर रेजिस्टेंस आ गई और ये जीनर वोल्टेज आ गई, यानी कि ये Z कह लें और ये VZ कह लें, इस तरह। तो बाकी इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अब अज़ान हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।